हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले कई अलग अलग लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होते हैं ऑनर्स यानी बिजनेस के मालिक। बिजनेस के मालिक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने बिजनेस में जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड की थी उस कैपिटल के बदले में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उनके बिजनेस की पोजीशन कैसी है। इसके द्वारा ये जानना चाहते हैं उनका बिजनेस ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। सेकंड यूजर्स होते हैं मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। यदि बिजनेस के मैनेजर्स अपने काम को अच्छे ढंग से करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यदि वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो प्रॉफिट कम होता है। तो ये जानना जरूरी होता है कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर फ्यूचर के लिए प्लान तैयार किए जा सकते हैं और उनके पास में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और जो भी हमारे द्वारा गलत एक्शन लिए गए हैं उनको ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए एक्सपेंशन के प्लान भी बनाने में अकाउंटिंग की मदद ली जाती है। इसके बाद में आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है या उधार सर्विसेज ली हैं। तो बिजनेस की ओर से जो भी उधार सर्विसेज ली जा रही हैं, तो जो व्यक्ति उधार सर्विस देते हैं वे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स भी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं जिससे उन्हें ये पता चल सके कि हम किसी बिजनेस को कितना उधार दे सकते हैं। यदि ये जानकारी समय पर रहते मिल जाए तो वे तय कर सकते हैं कि हमें किस बिजनेस को उधार देना चाहिए और किस बिजनेस को उधार देना बंद कर देना चाहिए। उधारी कितने समय की दी जाए ये भी तय करने में इससे मदद मिलती है। इसके बाद में होते हैं लेंडर्स। ये वो व्यक्ति होते हैं या संस्थाएं होती हैं जो कि लोन देने का काम करते हैं। इसमें हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ निजी व्यक्ति भी इस कार्य को करते हैं। प्राइवेट पर्सन्स के जो धनवान होते हैं वो भी लोन देने का कार्य करते हैं। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को जानना जरूरी होता है लोन देने से पहले। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हमको जो प्राप्त होती है वो देखकर हम ये समझ सकते हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिया जा सकता है और किन्हें लोन नहीं दिया जा सकता है। फिफ्थ है एम्प्लॉइज़। बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इस प्रॉफिट की क्वांटिटी के आधार पर ही वो अपने सैलरी में हाइक करने, वेजेस को हाइक करने के, बोनस के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए डिमांड कर सकते हैं। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी एम्प्लॉयज़ को उनकी डिमांड रेस करने में मदद करती हैं। इसके बाद में आते हैं 6 पर इन्वेस्टर्स। ये वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी अच्छे तरह से रन कर रहे बिजनेस में या जिसके लिए फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले वो उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आते हैं 7 पर गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। इन टैक्सेस से प्रॉपरली उनको अमाउंट टैक्स के कलेक्शन के रूप में हुई या नहीं हुई ये जानना जरूरी होता है। इसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को उनसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में जमा कराया जाता है और उनके आधार पर टैक्स कलेक्शन की जांच की जाती है और ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को फ्यूचर के लिए पॉलिसीज मेकिंग करने में भी मदद करती है। इसके बाद में आते हैं 8th नंबर पर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये जानने के बेताब होते हैं कि उनको अगर सस्ते में माल मिल सकता है तो क्यों ना ऐसा हो जाए। तो इसके लिए वो ये कोशिश करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चले कि हमको जो माल जिस रेट पे बेचा गया तो उसके द्वारा कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। यदि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस कंपनी के ऊपर रेट कम करने का प्रेशर बनाकर
कीमतें घटाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस प्रकार से कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो सकता है। इसी प्रकार से जो रिसर्चर्स होते हैं वे भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फ्यूचर की कंडीशंस जानने के लिए एक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर की जानकारी लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के द्वारा हमें बिजनेस से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनका भी हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग उनका यूज़ करते हैं। इससे हमें जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसका फर्स्ट बेनिफिट होता है जो हम यूज़ करते हैं, फैसिलिटेट्स मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। बिजनेस के लिए इकोनॉमिक डिसीजन लेने में इससे मदद मिलती है। इससे हमें कई अलग अलग तरह के पार्टियां, जिनके बारे में अभी हमने यूजर्स में पढ़ा कि कौन कौन लोग इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स करते हैं, उन लोगों को अपनी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलती है, उससे वे लाभ उठाते हैं। और फ्यूचर के लिए जो भी रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, उनकी हमें जानकारी मिलती है। और हम साथ में ये भी पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस प्रकार का कैश का फ्लो होगा, जिससे कि हम लोन्स को और अपने एक्सपेंडिचर्स को पेमेंट करने में सफल हो सकते हैं। इससे हमारा जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसके द्वारा किस कैपेसिटी के साथ में कार्य किया गया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसे जानने में भी हमें मदद मिलती है। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे उसी जैसे काम करने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किस कंडीशन में मौजूद है और हम उनके साथ कंपटीशन में अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का इवेल्यूशन कर सकते हैं, फ्यूचर के कंडीशंस के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाई जा सकती है। और इसके द्वारा हमें सोसाइटी को किस प्रकार से बेनिफिट देना चाहिए, इसके संबंध में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद में आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग के अंदर केवल क्वांटिटेटिव जो फिगर्स होते हैं उनकी एंट्रियां करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन इनके अकाउंट में एंट्री नहीं की जाती। ये कौन कौन सी होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले डिसीजन मेकर्स होते हैं इसमें, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इससे अंडरस्टैंडेबिलिटी, डिसीजन यूजफुलनेस, रिलीवेंस, कंपेरेटिबिलिटी, रिलायबिलिटी और अन्य इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम की दृष्टि से इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, आप इनकी एक बार रीडिंग लगा सकते हैं और समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि ये अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। इतना हम इसको शॉर्टकट में समरी में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? तो एक बिजनेस में जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस प्रोसेस की स्टार्टिंग से उसके कंप्लीट होने तक में जो टाइम लगता है उस पूरी प्रोसेस को हम एक अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। जैसे कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 11th क्लास में आपने एडमिशन अभी इस साल लिया है। इसके बाद में आप 11th क्लास की स्टडी करेंगे, एग्जाम्स होगा, फाइनल एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा और आप पास हो जाएंगे। तो ये कहा जाएगा कि इस स्कूल में आपका अकाउंटिंग जो साइकिल है वो 1 ईयर हुआ, जिसमें एक क्लास को पास करने में 1 साल का समय लगता है। इस प्रकार से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अकाउंटिंग साइकिल को जानना चाहता है कि उसके द्वारा जब कोई प्रोसेस स्टार्ट की जाती है तो वो कितने समय में पूरी हो जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल की स्टार्टिंग होती है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले लिखते हैं जर्नल में, या फिर जर्नल की जगह हम लिखते हैं सब्सिडियरी बुक्स में। इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। इसके बाद में जर्नल या सब्सिडियरी बुक में लिखी गई एंट्रीज को हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल से लेजर में एंट्रियों को लिखना पोस्टिंग कहलाता है। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण करना। इसके बाद में लेजर में लिखी हुई एंट्रियों के आधार पर हम पूरे पेज का टोटल लगाते हैं और बैलेंस निकालते हैं। इन बैलेंसेस की सहायता से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस प्रोसेस को समराइज करना कहा जाता है। यहाँ समरी बनाई जाती है, हर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस की मदद से
हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हमें बिजनेस में हुए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी मिलती है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही एक बिजनेस का असली प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट बनाते समय क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते मतलब ईयर एंडिंग में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सभी एसेट्स को दर्शाया जाता है और दूसरी साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में ये जो बैलेंस शीट थी ये न्यू ईयर में ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे से ओपनिंग बैलेंस शीट कहा जाता है और फिर से ट्रांजैक्शन के साथ में हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कैलेंडर ईयर उसका अकाउंटिंग साइकिल होता है। अब हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, बुक को कीप करना यानी बुक को रखना। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे अभी हमने अकाउंटिंग साइकिल में देखा कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले उन्हें जनरल या सब्सिडरी बुक्स में लिखा जाता है। यहाँ पर अकाउंट बनाते समय हमें फाइनेंशियल नेचर के या मॉनेटरी नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें छांटना होता है और छांटने के बाद में उसे हमें अकाउंट में एंट्री करना होती है। ये जो एंट्री का कार्य है मैनुअल भी किया जाता है और कंप्यूटराइज सिस्टम से भी किया जाता है। तो बुक कीपिंग का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की बुक्स में लिखना या नोट करना। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की जो लाइन है वहाँ दिया हुआ है बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफन रूटीन एंड क्लेरिकल इन नेचर। यानी कि बुक कीपिंग के अंतर्गत अकाउंट की बुक्स में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस होती है क्योंकि बिजनेस में डेली कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको लिखा जाता है और नेचर में ये क्लेरिकल वर्क होता है यानी कि क्लर्क के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। केवल 11th क्लास में अकाउंटिंग की सिंपल रूल्स को पढ़कर हम ये कार्य कर सकते हैं और इसके आधार पर भी हमें जॉब मिल सकती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर। अब हमारे जो बुक कीपिंग हम करते हैं उसको करने के क्या कारण होते हैं इसे समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम इनका एक परमानेंट रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हैं। इसके लिए इसकी एंट्री की जाती है। हमारे द्वारा जो भी इनकम या एक्सपेंसेस संबंधी रिकॉर्ड बनाए गए हैं उनको लिखा जाता है। इससे हमें बिजनेस में हुए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी तुरंत मिल सकती है। हमारे द्वारा बिजनेस में जो भी एसेट्स परचेज की गई हैं या जो भी लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं उनकी मदद से हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बुक कीपिंग को तैयार करते हैं। बिजनेस में होने वाले जो भी खर्च होते हैं उनको कैसे कम किया जाए और हमारे प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी एक बुक कीपिंग की जाती है। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड रखें तभी हमें पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंसेस थे ऐसे जो कि हमने आवश्यकता से ज़्यादा कर दिए, तो उन्हें कम किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद में इससे हमें यह भी मदद मिलती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू है। इससे हमें ये पता चलेगा कि उनसे कितना पैसा वसूल करना भी बाकी है। इसके साथ में हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्हें कितना रुपए देना भी ड्यू है, यानी हमारे ऊपर भी कितने रुपए उधारी बची हुई है जो अभी हमने चुकाया नहीं है, जो आने वाले दिनों में हमें चुकाना पड़ेगा। और लास्ट है टू कैप्चर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द लीगल एंड टैक्स पर्पस। तो हमें इससे ये पता चलता है कि सरकार को किस प्रकार से टैक्स के संबंध में और कानून की बाध्यताओं के संबंध में जानकारी देनी है। बुक कीपिंग के एडवांटेजेस। तो हमें बुक कीपिंग जब करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है जिसमें कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। इससे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक भरोसेमंद रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। हमारे अकाउंट्स को
हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के साथ तैयार करते हैं, जिसमें कि मैथमेटिकल एंगल से अगर हम देखें तो कोई गलती न हो। इसके द्वारा हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हुए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता कर सकते हैं। हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फ्यूचर में किस प्रकार की ग्रोथ होने की संभावना है और अभी तक किस प्रकार की प्रोग्रेस रही है। इसके साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स हैं और कितने रुपए की लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी वर्क किया जा रहा है, क्या वो एक्सपेंसेस और इनकम के संबंध में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, और फ्यूचर में हमें किस प्रकार से एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो भी गुड्स हम सेल करते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस हमने फिक्स किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। इसके अलावा टैक्स के संबंध में जो भी कानूनी बाध्यताएं होती हैं जिनको हमें पूरा करना जरूरी होता है, वे हमने पूरी की हैं या नहीं की हैं। इसी के साथ साथ में किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस हो तो उसमें हमारे ऊपर किस प्रकार का लीगल क्लेम हो सकता है, उसको अंदाज लगाने में भी हमें समझ मिलती है, और उसके लिए हम पैसे का अरेंज करके पहले से ही रख सकते हैं। इसके साथ हमें मैनेजमेंट में पॉलिसी मेकिंग के संबंध में, प्लानिंग के संबंध में डिसीजन लेने में मदद भी प्राप्त होती है। और अब नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। आपने इस सब्जेक्ट का नाम भी पढ़ा है, अकाउंटेंसी है। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी क्या होता है, अब इसको हम समझेंगे। Accountancy refers to the systematic and organized branch of knowledge or the discipline of accounting. In other words, it is the art of accounting. Apart from identifying, recording, classifying, summarizing and interpreting financial transactions of a business. Accountancy के हमारा एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें कि हम अकाउंटिंग के संबंध में किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए इसकी जानकारी पता चलती है। जैसे कि सबसे पहले से हमें ये पता चलता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जाना चाहिए, कैसे क्लासीफाई किया जाना चाहिए, कैसे समरी बनाई जानी चाहिए, और किस प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, उसका मीनिंग निकाला जाना चाहिए। ये हमें ये भी बताता है कि हाउ एंड वाई, हमें कैसे और क्यों अकाउंटिंग के संबंध में विचार करना होता है। ये हमें ये भी बताता है कि हमें अकाउंट की बुक को कैसे बनाना चाहिए, समराइज किस प्रकार से अकाउंट को किया जाता है, और हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस प्रकार से कम्युनिकेट की जानी चाहिए। अकाउंटेंसी की पॉपुलर डेफिनेशन इस प्रकार है: द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटिंग करने की जो कला और उसका जो अभ्यास का विज्ञान है उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या रिलेशन है। तो बुक कीपिंग एक कंपलसरी वर्क होता है। बुक कीपिंग के अंदर हम अकाउंट बनाने का कार्य करते हैं। अकाउंटिंग के द्वारा हम उसमें लिखी हुई एंट्रियों को समरी बनाने का कार्य करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और फिर इसके बाद में अकाउंटेंसी के द्वारा हम उससे इंटरप्रिटेशन का कार्य करते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शंस से क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, जो अकाउंट बनाया है उसका क्या मीनिंग होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही शामिल होती है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। परीक्षा की दृष्टि से इस डिफरेंस को एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी नाम मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। तो यहाँ पे 5 अंतर उसके संबंध में बताए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हमें ये जानना है कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है।
तो यह इसे समझाने के लिए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें कि अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस को दर्शाया गया है कि इसमें क्या क्या कार्य होता है, किस प्रकार से होता है। कैरियर की दृष्टि से भी ये जानना हमारे लिए लाभदायक है कि हम एक अगर कॉमर्स विषय लेते हैं तो किन किन सेक्टर में हमारे को अपना कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो अकाउंटिंग की फर्स्ट जो ब्रांच है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें जनरल में एंट्रियां करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट्स बनाने का कार्य करना होता है। ये कार्य एक क्लर्क का कार्य होता है, यानी कि इस जो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना जानते हैं वे क्लेरिकल काम कर सकते हैं और एक साधारण जो अकाउंटेंट होता है उसका कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है। यानी एक अकाउंटेंट का काम करना हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर सीख ली जाए तो हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये जो चारों पॉइंट आपको बताए गए हैं ये चारों पॉइंट 11 क्लास का सिलेबस है। यदि आप 11 क्लास में इन पॉइंटों को अच्छे से तरह से सीख लेते हैं तो आप केवल 11 क्लास को पढ़ने के बाद एक अकाउंटेंट के रूप में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसमें अत्यधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अकाउंटिंग की सेकंड ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका मतलब होता है कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट के पर यूनिट कॉस्ट को निकालना। यह कार्य प्रोडक्टिव यूनिट्स के द्वारा किया जाता है। फैक्ट्रियों में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनमें ये कार्य किया जाता है। इसमें हमें 4 कार्य सिखाए जाते हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होती है। यहाँ जो जॉब कॉस्टिंग के बारे में कहा गया है यही टेंडर होता है, यानी जब किसी कार्य को करने का ठेका लेना होता है तो हमें उसके लिए रेट बताना होते हैं कि हम उस कार्य को कितने कीमत पर करेंगे। इसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। यह कार्य करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। इस कॉस्ट अकाउंटेंट को करने के लिए हमें ICWA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की एक डिग्री होती है। जैसे CA होता है उसी प्रकार से ये भी होता है, ये कार्य कर लेना चाहिए। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर ICWA पास के हुए कॉस्ट अकाउंटेंट को जॉब मिल जाती है। और इसी प्रकार से जो लोग ठेका लेने का कार्य करते हैं उन्हें भी कॉस्ट अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमें वहाँ भी जॉब मिल सकती है। और भारत में कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा संख्या में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें एक अच्छा कैरियर स्कोप अवेलेबल है। इसके बाद में थर्ड ब्रांच है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे पहला वर्ड है जो मैनेजमेंट, यही बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैनेजर्स लोगों के काम की होती है। तो एक बिजनेस का मैनेजर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट है उसमें रेशियो एनालिसिस की जाती है, ये 12th क्लास का सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस होती है, ये बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। यानी कि एक मैनेजर बनने के लिए जो 4 चीज़ हमें जानना जरूरी होती है उसके अकाउंटिंग में से 2 पॉइंट हमें 12th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं और बाकी 2 बीकॉम सेकेंड ईयर को पढ़ने को मिलते हैं। तो मैनेजर कैसे बने, तो इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। हम MBA की डिग्री कर सकते हैं और उस डिग्री के आधार पर हमें मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है, या फिर किसी का खुद का बिजनेस हो तो वहाँ वो खुद ही मैनेजर बन सकता है। ये दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद में अकाउंटिंग की 4th ब्रांच है टैक्स अकाउंटिंग। इसके संबंध में सबसे खास बात ये है कि टैक्स अकाउंटिंग के अंदर केवल कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है। यहाँ पर साइंस वालों को या आर्ट्स वालों को जॉब मिलने का कोई चांस नहीं होता। इसकी न्यूनतम योग्यता बीकॉम या M होती है। जो लोग M.Com कर चुके होते हैं वो भी इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से क्वालिफाई होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बीकॉम किया हुआ होता है। यानी कि हम अगर बीकॉम कर लें तो हम टैक्स अकाउंटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और यहाँ हमारा कॉमर्स वालों के अलावा अन्य किसी से कंपटीशन नहीं होता। इसके अंदर हमें 3 चीज़ों को सीखना होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कि शॉर्टकट में GST कहा जाता है, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर। तो इसमें मूल रूप से अकाउंटिंग
की जाती है टैक्सेशन के संबंध में, इसलिए इसे टैक्स अकाउंटिंग कहा जाता है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप अवेलेबल है। पूरी दुनिया भर में सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लिया जाना बंद नहीं हो सकता। और टैक्स गवर्नमेंट की ओर से कलेक्ट करते हैं और सारे बिजनेसमैन या प्राइवेट पर्सन या जो भी अर्न कर रहे हैं उन्हें टैक्स चुकाना होता है। तो टैक्स कितना चुकाना होगा ये जानकारी उन्हें चाहिए होती है, तो इसके लिए एक टैक्स के जानकार व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो हमें एक सेक्टर ये मिलता है जहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है। इसके बाद में होती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर भी सरकारी खर्च का हिसाब किताब बनाने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती है। इसमें बजट बनाया जाता है, जैसे कि हर साल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट अनाउंस किए जाते हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना ही होगा। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर के एक जॉब मिल सकती है। इसमें बजट बनाना, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट को तैयार किया जाता है। और इसके बाद में एक नई विधा शुरू हुई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसे एसआर अकाउंटिंग भी कहते हैं, CSR भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर ये नियम बनाया गया है कि जितनी भी कॉरपोरेट यूनिट्स हैं, कंपनियां हैं, उन्हें अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज के कल्याण के लिए खर्च करना होगा, सोशल वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस करना होंगे। तो उसका भी अकाउंट तैयार करना होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जांच कराई जाती है। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि हमारे लिए जॉब अवेलेबल हैं। इस प्रकार से हमने अकाउंटिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं इसके बारे में पढ़ा। इन सभी ब्रांचेस की स्टडी हम 11th क्लास से MCOM तक पढ़ते पढ़ते में पूरी कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आपका कार्य है इस चैप्टर में जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को एक बार फिर से पढ़िए, रीडिंग लगाइए, समझिए कौन सी बातें आपको समझाने की कोशिश की जा रही हैं, क्या कंसेप्ट उसके पीछे छुपा हुआ है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, अकाउंटेंसी की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से टाइप हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इसको जानना इस चैप्टर का उद्देश्य था। थैंक यू।